तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी, यही मेरी उम्मीद है। 6 दिन के बाद आखिरकार आज क्लाइमेक्स हुआ। और मैं लगातार आपसे इन दिनों बोल रहा था कि इसका 3 ही क्लाइमेक्स हो सकता है, 3 ही अंजाम हो सकते हैं। एक एनकाउंटर, दूसरा गिरफ्तारी और तीसरा सरेंडर। मैं थोड़ा सा गलत हो गया इसलिए कि मुझे लगता है कि जो आज हुआ वो एक चीज़ नहीं है, 2 चीज़ है। ये सरेंडर की शक्ल में गिरफ्तारी है एक तरह से, अगर ये कहें तो, क्योंकि सामने वाला खुद चाहता था कि वो गिरफ्तार हो। जगह, वक्त, तारीख ये उसने खुद तय किया। जगह कैसी चाहिए थी उसे? ऐसी जगह जहां भीड़ भाड़ हो। महाकाल जैसे मंदिर से इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे भीड़ भाड़ हमेशा होती है। वक्त ऐसा चुना उसने जो सुबह, महाकाल के दर्शन के लिए सबसे ज़्यादा भीड़ सुबह ही होती है, भस्म आरती भी सुबह होती है। और इसके अलावा इलाका ऐसा था जो यूपी की पुलिस की रेंज से बाहर, एमपी की पुलिस, न्यूट्रल पुलिस। मंदिर के बाहर सीसीटीवी कैमरे हैं, उसमें भी सारी तस्वीरें कैद हैं। ये सब उसे चाहिए था, इसलिए चाहिए था क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी चाहिए थी। यूपी पुलिस की कोशिश थी किसी तरह विकास दुबे तक पहुँचे और उसका एनकाउंटर करें। विकास दुबे की कोशिश थी कि किसी तरह यूपी पुलिस से दूर रहें और अपनी जान बचाएं, और इस तरीके से गिरफ्तार या सरेंडर हों कि पब्लिकली ये पूरी चीज़ें कैमरे पे हो, ताकि उसका एनकाउंटर ना हो सके। तो पहली बाजी में यूपी पुलिस मात खा गई, विकास दुबे जीत गया। इसमें यूपी पुलिस की बहुत सारी गलतियां भी हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल ये कि विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर में इस तरह की गिरफ्तारी, और ऐसा अपराधी जो आमतौर पर गिरफ्तार होने के बाद अपनी पहचान और नाम छुपाए, और वो चीख चीख के कह रहा है कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला, क्योंकि वो जानता है कि पूरे देश में इस वक्त ये नाम हर एक की ज़ुबान पर है। अगली लाइन जो कहता है, आखिरी लाइन, वो ये है कि इन्होंने मुझे पकड़ लिया है। अब इन्होंने का मतलब या तो यूपी पुलिस को चढ़ा रहा है वो कि यूपी पुलिस ने नहीं पकड़ा, देखो एमपी पुलिस ने पकड़ा है। तो दोनों चीज़ें। 7 जुलाई यानी कि परसों तक, 36 घंटे पहले तक आखिरी बार वो फरीदाबाद में था। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर भी आई। 36 घंटे के बाद वो उज्जैन में मिलता है। तो पहले उज्जैन की गिरफ्तारी और वो 40 मिनट की कहानी। सुबह आज थर्सडे, उज्जैन में, बाकी जो देश में कोरोना की वजह से है, बहुत सारे जो धार्मिक स्थान हैं वहाँ पे बहुत सारी बंदिशें हैं। आपको मस्जिद में नमाज के लिए, मंदिर में इस तरह से जैसे पहले भग जाते थे, वैसे बहुत सारी रोक है। और महाकाल के मंदिर में तो हमेशा हर वक्त भीड़ रहती है। मैं 3 बार जा चुका हूँ वहाँ पे, तो मुझे भी अंदाज़ा है इस बात का। तो वहाँ पे आज एक ख़ास पूजा रखी गई थी, इत्तेफाक से, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। ये पूजा थी कोरोना की इस महामारी को दूर करने के लिए, कि कोरोना की महामारी दूर हो जाए, और इसलिए ये पूजा रखी गई। जो भक्त हैं, कोरोना की वजह से वहाँ पे दर्शन के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ बंदिशें हैं। वो ये है कि आप बिल्कुल अंदर तक नहीं जा सकते, एक बैरिकेड्स लगा दिया गया। बैरिकेड्स के पास तक जाएंगे और वहीं से आप दर्शन करेंगे और निकल लेंगे। तो आज ख़ास पूजा और कोरोना के लिए पूजा और ये रिस्ट्रिक्शन। 7:50 के आसपास एक शख्स महाकाल मंदिर के बाहर ऑटो से उतरता है। वो एक फूल वाले की दुकान पे जाता है। उस दुकान के साथ ही जूता चप्पल रखने का जो स्टैंड होता है वो रखा हुआ था, जो कि मंदिर में ख़ास जगह के बाद आप जूते चप्पल पहनकर नहीं जा सकते। उस आदमी ने एक बैग लिया हुआ था। फूल वाले से वो फूल लेता है और उसके बाद पूछता है कि बैग रखने की कहीं जगह है। तो वो जो जूते वाला स्टैंड जो था, जो फूल वाले के बराबर में ही था, वो कहता जहाँ जूते चप्पल रखे हैं आप वहीं पे बैग रख दो, कोई चिंता की बात नहीं है। इसके बाद वो बैग रखता है और अंदर की तरफ जाता है। काउंटर पे जाता है, वहाँ पे 2 है, एक आम लोगों के लिए और एक वीआईपी के लिए भी। वीआईपी की फ़ीस है 250 रुपये, उसकी पर्ची कटती है। वो 250 रुपये की पर्ची लेता है। इस दौरान में जब वो अंदर की तरफ जा रहा होता है, तो जब वो चलता है तो उसके पैर में थोड़ी सी लचक थी, थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। फूल वाले को पता नहीं क्यों उसका आधा चेहरा देख के थोड़ा शक होता है। हालांकि उसने मास्क भी पहना हुआ था, चश्मा लगाया हुआ था, और फिर भी उसके चेहरे की जितनी भी झलक वो देख पाया, फूल वाले को शक हुआ कि इसकी शक्ल कहीं विकास दुबे से मिलती है, क्योंकि वो लगातार अखबार में और टीवी में वो फ़ोटो और तस्वीरें देख रहा है। बैग रखकर वो अंदर की तरफ चला गया वीआईपी टिकट लेने के लिए। फूल वाले ने
एक सिक्योरिटी गार्ड जो अपने महाकाल मंदिर का ही है, राहुल नाम उसको फ़ोन करता है। कहता है एक शख्स गया, अभी वो बैग रखा है और शायद वो, मुझे डाउट है कि विकास दुबे। सिक्योरिटी गार्ड अपने जो सुपीरियर हैं उसको फ़ोन करता है। कहता है एक फूल वाला है और उसने ये कहा है कि एक बंदा भी गुजरा है, अंदर गया दर्शन के लिए और वो विकास दुबे लग रहा है। जो सुपीरियर है वो कहती हैं कि एक काम करो, तुम अपने आप कुछ मत करना, उस पर नज़र रखो सिर्फ, और मुमकिन हो सके तो दूर से उसकी तस्वीर खींच के भेजो। उसे शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो विकास दुबे है तो इसका मतलब उसके पास हथियार है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें तय कर दी जाती हैं और कहा जाता है कि उसको छेड़ना नहीं है। अब इस दौरान में विकास दुबे मंदिर के अंदर वो दर्शन कर रहा है। वहाँ पे पुजारी जो हैं वो, कोरोना की विशेष पूजा चल रही है। इत्तेफाक से जो पुजारी और बाकी लोग जो थे, और जब विकास दुबे आया तो उनमें से भी कुछ की नज़र पड़ी और पता नहीं क्या हुआ कि उसकी झलक देखकर उन्हें भी कुछ लगा कि यह विकास दुबे जैसा है। इस दौरान में जो सुपरवाइज़र थी वो फ़ोटो जो खींच के भेजा मोबाइल से, उन्होंने उस फ़ोटो को देखा और इसी दौरान वो अपने ऑफिस में बैठकर गूगल खोलती हैं और गूगल में विकास दुबे का नाम टाइप करती हैं और उसकी इमेज देखना शुरू करती हैं। पुरानी तस्वीरें, अभी जो वांटेड 5 लाख तक के नाम की, वो सारी तस्वीरें देखती हैं, बट उन्हें थोड़ा डाउट होता है। उसकी वजह यह है कि एक तो उन्हें लगा कि जो तस्वीरों में है वो थोड़ा हेल्दी है, पेट वेट बाहर है, ये थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है, बाल बहुत ज़्यादा छोटे हैं, शक्ल भी थोड़ी नहीं मिल रही, और चूँकि चश्मा भी पहने हुआ, मास्क भी पहने हुआ, तो बहुत ज़्यादा पहचान में भी नहीं आ रहा। लेकिन फिर जब जूम करके तस्वीर देखती हैं तो एक चीज़ पे नज़र पड़ती है, और वो ये है कि उसके सर में दाईं तरफ एक चोट का निशान है, जो तस्वीर बाहर से इनके आदमी ने फ़ोन पे खींच के भेजी। तो उस चोट के मार्क को देखा और फिर गूगल में तस्वीर को जूम किया तो सेम उसी तरफ उसके सर पे चोट का एक निशान है। ये दोनों चीज़ मैच कर गया, उन्हें लग गया कि ये विकास दुबे है। फ़ौरन उन्होंने अपने लोगों से कहा कि कहाँ है वो, नज़र तो रख रहे थे, बताया कि वो दर्शन के लिए अंदर गया है। तो कहा गया कि उसके बाहर आने तक का वेट करना, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। और इसके बाद इस दौरान में एसपी को फ़ोन कर दिया गया, जो उज्जैन के एसपी साहब। अब वो इसी दौरान में दर्शन करने के बाद, चूँकि दर्शन में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लग रहा है, क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से अंदर तक जाना अलाउड नहीं है, बैरिकेड्स तक ही जाना है, वहीं से आपको दर्शन करना और निकल लेना है, क्योंकि दूरियाँ भी, गैप भी रखना है आपको। तो बहुत जल्दी में वो दर्शन करके बाहर निकला। जब बाहर निकला निर्गम द्वार से, तो उसे कहा गया कि किसी तरह उलझा कर रखो। तो वहीं पे जो काउंटर है फूल वाला, और ये, तो उसमें से किसी ने उसको रोका और पूछा कि यार आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? तो उसने कहा मेरा नाम शुभम है और मैं दिल्ली से आया हूँ, बस से आया हूँ, दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो बोला आप आई कार्ड, अपना कोई आईडी दिखाइए। उसने आईडी दिखाया, आईडी पे नवीन पाल लिखा हुआ है। तो उसने कहा आईडी पे तो आपका नवीन पाल है, ये आप मुंह में शुभम बता रहे हैं। उसने कहा नहीं, शुभम मेरा निकनेम है, सरकारी कागजात पे मेरा नाम ये है। बट उसे थोड़ा डाउट होना शुरू हो गया, उसे लगा कि ये लोग पहचान रहे हैं। इस दौरान में उसने फिर धक्का देकर भागने की कोशिश की। तब तक बाकी सिक्योरिटी गार्ड, चूँकि उनको कहा गया था अलर्ट रहना है, उन लोगों ने उसको घेरना शुरू कर दिया। इस दौरान में जो महाकाल पुलिस चौकी है, बराबर में ही है बिल्कुल, वहाँ के पुलिस को भी एसपी साहब के ज़रिए इतला मिल गई थी। टीम पहुँचती है और इसके बाद ये पहले भागने की कोशिश करता है, इसको दबोचा जाता, धक्का मुक्की होती है। लेकिन जब ये पुलिस देखता आ गई और लोगों ने इसको पकड़ लिया और ये बेकाबू हो गया, तो अचानक ये चीखता है और पहली बार आसपास में लोगों को इसकी चीख सुनाई देती है और 2 लाइनें कहता है। पहली लाइन, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, और दूसरी लाइन, इन्होंने मुझे पकड़ लिया है। अब अपने मुंह से वो एक्सेप्ट कर रहा। हालांकि जब उसने पहली लाइन कही तो एक पुलिस वाले ने उसे थप्पड़ भी मारा, कैमरे में रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं और कहता है कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला और इन्होंने मुझे पकड़ लिया है। इसके बाद उसे बैठाकर जब जिप्सी में ले जाया जाता है, तब तक वो एक्सेप्ट कर चुका था, पब्लिकली चीख के ही कहा। उसका कहता हाँ मैं विकास दुबे हूँ। उज्जैन पुलिस खुद हैरान थी कि कौन उसके हाथ लग गया, और कायदे से यूपी पुलिस की 50 से ज़्यादा टीमें, एसटीएफ, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, एक से एक ज़हीन दिमाग, सब लगे हुए हैं। लेकिन एक मामूली फूल वाले ने एक हल्की सी झलक देख के उसे पहचाना, ये तारीफ की बात है। दूसरी चीज़, तमाम दावों के बावजूद, नाकेबंदी है, टोल है, ये है, बॉर्डर पे पुलिस है, 8-10 शहर तो घूम आया,
कभी फरीदाबाद में भी दिखा, कभी यूपी में अलग अलग जगह दिखा, चंदौली में दिखा, उसका तो उज्जैन तक पहुंच गया। तो जब गिरफ्तारी की ये बात आई और पहली बार उज्जैन पुलिस को पता चला कि ये वाकई वही है, तो अब इसके बाद जो सबसे बड़े अफसर हैं पुलिस के अलावा, कलेक्टर साहब को खबर दी गई। कलेक्टर भी भागे भागे पहुंचते हैं, लेकिन वो आगे खबर देने की बजाय पहले पुष्टि करना चाहते हैं, कंफर्म कि ये वाकई विकास दुबे, वरना भद पिट जाएगी। तो फिर विकास दुबे से पूछताछ होती है तब तक। इस दौरान में विकास दुबे का मोबाइल नंबर, जो मोबाइल था उसका स्विच ऑफ था, उस मोबाइल को उससे खुलवाया जाता है और उसके नंबर को ट्रू कॉलर पर डालते हैं कलेक्टर साहब, और ट्रू कॉलर पर जब नंबर डालते हैं तो नाम आता लिखा हुआ विकास दुबे। अब 100% कन्फर्म हो गया था। इसके बाद फिर कलेक्टर साहब भोपाल में खबर करते हैं। भोपाल से खबर होम मिनिस्टर तक जाती है, एमपी के होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को बताते हैं कि वो विकास दुबे पकड़ा गया जिसकी इस वक्त पूरे देश में तलाश है। शिवराज सिंह चौहान भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ़ोन करके ये खुशखबरी देते हैं। और इसके बाद एमपी के होम मिनिस्टर पहली बार कैमरे पर आते हैं और बताते हैं कि मोस्ट वांटेड यूपी का जो बिकरू गांव में इंसिडेंट हुआ, 8 पुलिस वालों का कातिल, उसको उज्जैन की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इस तरीके से सुबह करीब 9, सवा 9 तक ये खबर पूरे देश को पता चलती है। 40 मिनट का ये पूरा ऑपरेशन था। ऑटो से वहाँ आना, महाकाल मंदिर दर्शन करना, टिकट लेना, जूते रखना, बैग रखना, शक पैदा होना और उसके बाद उसको दबोचना। 7:50 के आसपास ये शुरू हुआ और 8:30 बजे ये ऑपरेशन खत्म हुआ। इसके बाद उसको ले जाया गया अननोन लोकेशन पे, उससे पूछताछ हुई। यूपी पुलिस के लिए अब फजीहत भी थी। एक खुशखबरी ऐसी आई जिसका उनको मलाल भी था कि काश वो उसे पकड़ते। 2 लड़ाई चल रही थी। यूपी पुलिस की एक लड़ाई सिंपल सी थी कि विकास यादव का हाथ आना मतलब इनकाउंटर, और विकास यादव को मालूम था कि यूपी पुलिस के हाथ आना मतलब मौत, तो उसको जाना कहीं और था और बचना था। और इस तरीके से उज्जैन में उसने अपनी ज़िंदगी ही बचा ली। अब सवाल ये है कि वो उज्जैन पहुंचा कैसे। 2 चीज़ें यूपी पुलिस को बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे घेरे में खड़ा करती है। एक, यूपी पुलिस को पहले दिन से मालूम था, जबकि मैंने आपको कहानी में बताई थी, जो पहला दिन था वो यूपी पुलिस ये कह रही थी कि हम लोग ज़्यादातर एमपी बॉर्डर पे नज़र रख रहे हैं। एक नेपाल बॉर्डर था और एक एमपी बॉर्डर, कि वो एमपी ना भाग जाए। बाद में उन्होंने खुलासा किया था कि एमपी क्यों, उसकी 2 वजह थी। एक, एमपी के शहडोल इलाके में विकास दुबे का ससुराल है, तो वहाँ आना जाना है। दूसरा, इस दौरान में जितने लोगों से पूछताछ हुई, इसके जानकार, दोस्त, फैमिली वाले, पता चला कि ये महाकाल का भक्त है और हर साल सावन में ये महाकाल के दर्शन करने ज़रूर जाता है। 15 साल पहले इसी महाकाल के दर्शन करने के लिए जब ये उज्जैन गया था तो सड़क के रास्ते गाड़ी से गया था और एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसको काफ़ी गंभीर चोटें आई थी और काफ़ी वक्त के बाद ये ठीक हुआ था। लेकिन इसने वहाँ जाना नहीं छोड़ा। शायद सारे अपने पाप धोने वो वहीं जाया करता था। तो ये बात यूपी पुलिस को भी मालूम थी। सावन अभी लास्ट मंडे से शुरू हुआ है, तो अगर उस हिसाब से सारे चलें, क्योंकि जहाँ जहाँ जिसके छुपने की ज़रा सी भी गुंजाइश होती है वहाँ वहाँ नज़र रखनी ज़रूरी होती है। तो एमपी का शहडोल के अलावा उज्जैन, हर साल सावन में इसका जाना, अगर पुलिस इन चीज़ों पे बारीकी से ध्यान देती तो बहुत मुमकिन है कि आज ये फजीहत नहीं होती, ये मलाल ना होता यूपी पुलिस को कि जिसे वो ढूंढ रहे थे वो जाके एमपी पुलिस की झोली में गिर गया। अगर यही महाकाल के मंदिर के बाहर यूपी पुलिस ही तैनात होती, उसके मुखबिर होते, तो शायद उसके हाथ लगता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। परसों तक ये फरीदाबाद में था, सीसीटीवी कैमरे में, एक गेस्ट हाउस में ये रूम लेने के लिए गया था। उस गेस्ट हाउस में भी ये नवीन पाल के नाम पर ही ये गेस्ट रूम लेने गया था, जो आई कार्ड इसने आज दिखाया, लेकिन उसमें शक्ल किसी और की थी। मतलब आईडी कार्ड पे नवीन पाल और नाम कुछ और था, लेकिन ये उसी नाम से ट्रैवल कर रहा था। तो अब ये वहाँ से उज्जैन कैसे पहुँचा? जो पुलिस के पास अभी तक जो शुरुआती पूछताछ हुई और वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं एमपी के, उन्होंने जो बताया वो ये है कि ये फरीदाबाद से गुड़गांव गया और फिर वहाँ से सड़क के रास्ते ये उज्जैन पहुँचा, और ये उज्जैन कल शाम या रात को पहुँचा। रात उसने वहीं गुजारी, लेकिन कहाँ गुजारी ये अभी जांच हो रही है। हालांकि उसी उज्जैन में, इसी महाकाल मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक संजीवनी होटल है। उस होटल के बाहर एक गाड़ी पार्क मिली जो यूपी नंबर की थी,
किसी की नज़र पड़ी, पुलिस को खबर दी गई, पुलिस ने वो गाड़ी उठाई, ढूंढा गया गाड़ी किसकी है, तो पता चला 2 लोग हैं जो संजीवनी होटल में कल रात को ही चेक इन किया उन्होंने, और दोनों ने बताया था कि वो लखनऊ से आ रहे हैं, और उस गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट पे लिखा हुआ था हाई कोर्ट। उन दोनों से पूछताछ की गई तो पता चला उनमें से एक वकील है। अब यहाँ से सीधे कनेक्शन ये जुड़ा कि उज्जैन आना विकास दुबे का, उसी रात 2 वकीलों का यहाँ पहुँचना, लखनऊ की गाड़ी का नंबर, तो क्या कनेक्शन है, कोई प्लानिंग है कि उज्जैन में किसी कोर्ट में सरेंडर करवाना, क्योंकि सरेंडर के लिए एक वकील की ज़रूरत होती है। हालांकि उन दोनों में से जो वकील हैं, उनकी वाइफ से लखनऊ में जब बातचीत की आज तक की टीम ने, तो उसने कहा कि हम विकास दुबे को नहीं जानते हैं, वो दोनों सिर्फ दर्शन के लिए गए हैं। लेकिन उज्जैन की पुलिस अभी भी पूछताछ कर रही है, उस गाड़ी को और उन दोनों को खंगाल रही है, और ये कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेगी। क्या ऐसा तो नहीं है कि इसी गाड़ी से फरीदाबाद के रास्ते विकास दुबे उज्जैन तक पहुंचा? तो यहाँ पे ये भी इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये रास्ते से पहुंचा। अब सवाल ये है कि गिरफ्त में तो आ गया, बट उन सवालों का क्या जो हम लोग लगातार पूछ रहे हैं उसके जवाब सामने आएंगे? इन्वेस्टिगेशन जांच सचमुच सच्चाई से होगी? 2-3 चीज़ें। करीब 3 बजे के आसपास एसटीएफ की टीम लखनऊ से उज्जैन पहुंच गई। 6 लोगों की ये टीम है जो उज्जैन में है, और जिस जगह पे विकास दुबे को रखा गया वहाँ पे उनसे पूछताछ हो रही है। और पूछताछ में सबसे पहले इस बात की तस्दीक की एसटीएफ ने कि हाँ ये विकास दुबे है। उसके बाद जो पूछताछ हुई है उसकी थोड़ी सी खबर बाहर आ रही है। एक, विकास दुबे ने यह माना कि 2 जुलाई की सुबह या 2 जुलाई की देर रात बिकरू गांव में जो इनकाउंटर हुआ वो वहाँ मौजूद था, उसमें शामिल था। उसने अपना जुर्म कबूल किया है। उससे भी खौफनाक जो उसने कबूल किया वो ये है कि इन सारी चीज़ों के होने के बाद उसने कोशिश ये की थी कि वहाँ जो कुछ हुआ उसके सबूत को मिटा दिया जाए। 300 से 400 राउंड गोलियाँ चली हैं, 8 पुलिस वालों की लाशें हैं वहाँ पे, 5 इंजर्ड पड़े हुए हैं, तो आप सबूत कैसे मिटाओगे? उसने बताया कि जब शाम को उसके पास ये मुखबरी ये मैसेज आ गया, उसने ये भी बता दिया कि हाँ चौबेपुर थाने से उसके पास फ़ोन आया था, और उसने ये भी बताया कि सीओ देवेंद्र मिश्र उसके पीछे पड़े हुए थे, इसलिए मन मुटाव चल रहा था उसका, जो इस पूरे एनकाउंटर में जिनकी जान गई। तो उसने कहा शाम को ही मुझे पता चल गया था, और मुझे ये भी था कि शायद आज मुझे ठोक दिया जाएगा, मेरा एनकाउंटर होगा, तो इसलिए मैं पूरी तैयारी में था, असलहे और अपने साथियों को बुला रुक चुका था। साथ में बड़ी मात्रा में इसने पेट्रोल और डीजल मंगाए थे। उसका ये कहना था कि जब ये इनकाउंटर ख़त्म हो गया तो उसे लगा कि अब जो जितने पुलिस वाले आए थे बाकी तो सब भाग गए, तो उसके पास मौका था, रात का वक्त था, गांव में उसकी हुकूमत चलती थी, तो सारे पुलिस वालों की लाशों को पेट्रोल और डीजल के हवाले करना चाहता था, जलाना चाहता था ताकि सबूत मिट जाए, लाश ही ना मिले। 5 लाशें पुलिस वालों की उठाकर उसी गाँव में एक सूखा कुआं है उसके पास रख भी दिया गया इसके गुरुओं ने, बस आग लगाने की देर थी। लेकिन इस दौरान में जैसे इनकाउंटर शुरू हुआ और गोलीबारी चली, उसमें से एक पुलिस वाला, उसको लग गया था कि हम लोग फंस चुके हैं, बचना मुश्किल है। उसने बैकअप टीम को फ़ोन कर दिया था और उसने कहा हम यहाँ से फंस चुके हैं, जल्दी आप दूसरी टीम भेज दीजिए। तो वो जो दूसरी टीम है वो वक्त से पहले पहुँच गई। अगर वो वक्त से पहले नहीं पहुँचती, 1 घंटे की भी देरी होती, तो शायद ये सारे सबूत जल चुके होते। लेकिन अचानक उसे पता चला कि बैकअप टीम आ रही है। उसके मुखबिर ने यह भी खबर दी कि वहाँ से निकलो, तो फिर ऐसा मौका नहीं मिला, न लाशों को जलाने का, न बाकी सबूत मिटाने का, और इसीलिए फिर घर के पीछे के रास्ते से ये भाग गया और पकड़ भी नहीं आया। ये शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ है। अब उसे उज्जैन से लखनऊ लाया जाएगा। हो सकता है आज रात उज्जैन से अगर सड़क के रास्ते लाते हैं करीब 10 से 11 घंटे लगेंगे बाई रोड, और इस वक्त कोरोना की वजह से फ़्लाइट वैसे भी नहीं है, तो चार्टर्ड प्लेन से पहले था लाने की कोशिश, लेकिन फिर ये था कि मैसेज गलत जाएगा कि एक क्रिमिनल को आप चार्टर्ड प्लेन से लेकर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एसटीएफ की पुलिस पहुंच चुकी है, उसके हवाले किया जा चुका है, कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है, और वो अब लखनऊ के लिए रवाना होंगे। लखनऊ से फिर उसे कानपुर ले जाया जाएगा, उस मौका वारदात पर ले जाएगा, सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, सारी चीज़ें पूछताछ होगी। AK-47 और एक इंसास राइफल जो गायब है पुलिस टीम का, वो कहाँ है, वो उससे भी पता चलेगा। तो अब सारी पूछताछ होगी। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है जिस पे सबकी नज़र है, क्या वो सच आएगा, वो ये कि विकास दुबे का पॉलिटिशियन और पुलिस के साथ जो नेक्सस है, जो उसके मुखबिर हैं, जो खबर दे रहे थे, क्या वो जो नाम लेगा वो पब्लिक फोरम पे आएगा, वो नाम सामने लाया जाएगा, इंक्वायरी ईमानदारी से होगी, गुनहगार पुलिस और गुनहगार जो नेता हैं जो उसको संरक्षण देते थे,
क्या ये लोग बेनकाब होंगे, इनको भी कानून के दायरे में सज़ा मिलेगी? क्या उस चौकी इंचार्ज को जिसने इस पूरे ऑपरेशन की मुखबिरी दी थी, जिसको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है, कोर्ट में उसके खिलाफ ये सारे सबूत और गवाह पेश किए जाएंगे कि हाँ ये विकास दुबे का मुखबिर था, इसने इस ऑपरेशन की मुखबिरी की, और फिर उसी हिसाब से उसको सज़ा होगी? आला पुलिस अफसर इसमें नपेंगे क्योंकि सीनियर अफसरों तक को ये बात जानकारी थी, कभी उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? जो पॉलिटिशियन उसके लिए ढाल बने रहते थे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये वो सवाल है। यूपी पुलिस बेशक आज उसे पकड़ने में नाकाम रही, लेकिन यकीन मानिए कि अगर विकास दुबे से पूछताछ के बाद पॉलिटिशियन और पुलिस का जो नेक्सस है खाकी और खादी का, उसको ईमानदारी से वो सामने रख दे, तो शायद यूपी पुलिस की जो किरकिरी हुई है, जो भतपिटी है, वो बहुत हद तक दूर हो सकती है। लेकिन अगर वो ईमानदारी से उस मामले की जांच करे, ईमानदारी से विकास दुबे से हुई पूछताछ का खुलासा करे और उन नामों को सामने रखे तो, वरना इतने बड़े लाओ लश्कर के साथ 6 दिन तक करीब 150 घंटे वो छकाता रहा, यूपी पुलिस छकती रही, वो आगे आगे, यूपी पुलिस पीछे पीछे। एक और चीज़ पता चली कि वो हर जगह पे मोबाइल तो अपना बंद रखता था, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत होती थी वो मोबाइल उस पल के लिए ऑन करता था, और फिर जब बातचीत हो जाती थी तो जैसी बातचीत होती थी वो मोबाइल बंद करके फिर वहाँ से आगे निकलता था। तो एक तरह से वो लोकेशन अपना, क्योंकि उसके मोबाइल लगातार सर्विलांस पर है, यूपी पुलिस को पता है उसने कब कब कहाँ कहाँ ऑन किया, लेकिन उसके बावजूद पुलिस उस तक वहाँ नहीं पहुँच पाई। तो ये भी एक शक पैदा करता है कि पुलिस के अंदर कुछ लोग हैं जो उसे बता रहे थे, क्योंकि कई चंदौली पुलिस पहुंची, चंदौली से वो निकल गया, 1-2 जगह और पहुंची, वहाँ से निकल गया, फरीदाबाद में ऐन गिरफ्तार होता उससे पहले निकल गया। तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ ऐन उससे पहले ही क्यों निकल जाता है? जब पुलिस की टीम को उसके बारे में पता चलता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये सारी गड़बड़ियाँ, सारी चीज़ें खुलासा होगा, उसके बाद ही सामने आएंगी और पता चलेगा कि सच्चाई क्या। और उम्मीद यही है हम लोगों को कि ये सारी चीज़ें सामने आए। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि एक ऐसा खूंखार कातिल जिसके हाथों, मतलब इतिहास मैंने बताया कि यूपी में शायद ये पहला मौका है, नक्सल और बाकी अटैक छोड़ दें तो 8 पुलिस वालों की जान इस तरीके से लेना और इस हैवानियत के साथ लेना। उनकी लाशों के साथ भी हैवानियत की गई, 1-2 पुलिस वालों के चेहरे तक पे गोली मारी गई। ऐसे क्रिमिनल को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आगे देखिए क्या क्या खुलासा होता है, क्या क्या तफ्तीश होती है। सारी अपडेट, सारी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फ़िलहाल आज इतना ही। आज चूँकि सुबह से इसी पे हड़कंप है, सुबह से इसी पे हैं, बहुत सारे शोज़ भी हैं, बहुत सारे शोज़ बना रहा हूँ, लाइव भी रहा, तो अभी भी इसमें अपडेट्स लगातार आ रहे हैं, तो उसको भी अपडेट करते रहना है। तो कल मुलाकात होगी आपसे रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।